ठीक से बताओ हुआ क्या था? मैं घर से बाहर निकली थी और उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, यहाँ वहाँ हाथ लगाया, मुझे बहुत मारा उसने, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए उसने। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आप ऐसे घटिया लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो, जिनकी वजह से हमारी बेटियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है साहब। उसे तुम जानती हो जिसने तुम्हारे साथ छेड़खानी और मारपीट की? नहीं सर। शक्ल तो देखी होगी, हुलिया तो याद होगा। जरा बताओ कौन था, कैसा दिखता था वो? 18-19 साल का लड़का था, अजीब सा था, कभी हंस रहा था, कभी गुस्सा कर रहा था, जानवरों की तरह मुझे नोच रहा था वो। उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करो, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। बेटा खाना खा ले बेटा। देख वैभव, अपने आई को ऐसे सताएगा तू? क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों के कारण ठीक से पढ़ भी नहीं पाती हूँ मैं। और आई इतना ही प्यार जताना है तुझे इससे, तो मुझे हॉस्टल भेज दे। यहाँ रही तो मतलब हॉस्टल के पैसे कौन देगा? तू जानती है ना, तेरे बाबा के पेंशन से और राजीव के पगार से ये घर चलता है। तो इसे कहीं भेज दे, खर्चा भी कम हो जाएगा, वरना मैं इसका ऐसा इंतजाम करूंगी कि ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सौम्या, फिर से शुरू हो गए तुम लोग। एक मिनट की शांति नहीं इस घर में। भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज। सर, पिछले 1 महीने से कांदीवली एरिया में छेड़छाड़ मॉलिस्टेशन की 7वीं कंप्लेंट है। ये वारदातें हुई हैं। चारकोप में 15 दिसंबर को 22 साल की रोशनी के साथ ये किया गया था। 21 दिसंबर को 18 साल की आरती के साथ समता नगर में, 25 को 23 साल की नीना के साथ, 29 को 19 साल की लीला के साथ एकता नगर में, 4 जैन को 24 साल की सोनम के साथ और फिर 16 जैन को सीमा और आराधना के साथ। सर, इन 7 वारदातों में पहली बार लड़की के बताए हुलिये के मुताबिक हमें इस लड़के की इंफॉर्मेशन मिली है, जो कि इन वारदातों के पीछे हो सकता है। सर, पर जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है वो भी सेम एरिया में। सर, मुझे लगता है वैभव ही सीरियल मॉलिस्टर है। सुनीता, किसी भी नतीजे पे पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वैभव जैसा मेंटली डिस्टर्ब लड़का इतनी सारी वारदातों को अंजाम नहीं दे सकता। मुझे लगता है हमें और छानबीन करनी चाहिए, तभी किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। उन लोगों को जो मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे। अरे ये तो अपने हाथ से खाना तक नहीं खाता, अकेले रोड क्रॉस नहीं करता, ये क्या किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा? सर वैभव, मुझे परेशान मत कर, मुझे बात करने दे इससे। देखिए, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन हमारे पास शिकायत आई है तो हमें इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। छेड़छाड़ के मामले में जो आखिरी शिकायत आई थी उसमें लड़की ने जो हुलिया बताया वो आपके बेटे से मैच करता। कौन है वो लड़की? मुझे बताइए, मैं उससे पूछती हूँ, वो क्यों झूठ बोल रही है? उस लड़की का नाम हम आपको नहीं बता सकते। आपने अभी तक बताया नहीं कि कल शाम 8 से 9 के बीच वैभव कहाँ था। कहा था मतलब? वो अकेले कहीं नहीं जाता, वो मेरे साथ घर पे ही था। लेकिन आपने तो कहा कि उस वक्त आप घर पे नहीं थी। ओह सॉरी, मैं भूल गई। वो हमेशा मेरे साथ ही घर पे रहता है, इसलिए मुझसे निकल गया। सर मैं कह रही हूँ ना, वो घर पे ही था। मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो लड़की झूठ बोल रही है। सर आई सच बोल रही है। मैं उस दिन घर पर ही थी और वैभव पूरा दिन मेरे साथ था। मेरा भाई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। सुनीता, इसमें दो राय नहीं है कि वैभव का परिवार उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सर, पर आपको भी तो डाउट था कि वैभव मॉलिस्टेशन जैसी हरकत नहीं कर सकता है। हाँ सुनीता, लेकिन वो डाउट क्लियर तो करना होगा ना। पता करो ये वैभव 8 से 9 के बीच कहाँ था, और जिस लड़की ने शिकायत की है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालो। सर,
शहर में कई लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन के केस सामने आ रहे थे। ये कोई सीरियल मोलेस्टर था या फिर ये अलग अलग केसेस थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था। इसी बीच एक लड़की ने वैभव पर शारीरिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। केस उलझता जा रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़का ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विक्टिम की कंप्लेंट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस पूरी सिचुएशन में पुलिस को वैभव के प्रति अपनी हमदर्दी और नरमी को भी काबू में रखना था, ताकि वो इस केस की तहकीकात को बिना किसी भेदभाव के अंजाम दे सके। सौम्या, सौम्या, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने पुलिस वालों के सामने अपने भाई की साइड ली। थैंक यू बेटा। मैं जानती हूँ तुम वैभव से नाराज थी, पर आई, काश तू समझ पाती। मैं भला वैभव से क्यों गुस्सा होने लगी। मैं तो तुझसे नाराज हूँ क्योंकि तूने कभी पलट कर देखा ही नहीं कि तेरी एक बेटी भी है। मुझे भी मेरी माँ के प्यार और सहारे की जरूरत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनीता। सर, जिस जगह उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई थी, उस एरिया की हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली और सर एटीएम सीसीटीवी से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। चलो देखते हैं। सर, सर इससे यही साबित होता है कि वैभव की बहन सौम्या ने हमसे झूठ कहा होगा। मैं उस दिन घर पर ही थी और वैभव पूरा दिन मेरे साथ था। या ये भी हो सकता है कि वैभव ने ही आराधना के साथ छेड़छाड़ की हो। हेलो, हाँ, तुमने जैसा बोला था ना, मैंने वो सब कर दिया है। पर मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ये सब हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया तो। अरे यार, मैं पैनिक नहीं हो रही हूँ, मैं बस, हाँ ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आराधना, आई आके फिर बात करती हूँ। अरे इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही है तू? आई, मैं मुंह धो रही थी, मैं भी आ रही हूँ। सब मेरे को बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता। देखना, आज सबको मैं खुद तैयार होके दिखाऊंगा। फिर आई इतनी खुश होगी ना कि मेरे को चॉकलेट देगी। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आई, मैंने कहा था ना, तू चिंता मत कर, एक दिन वो सब कुछ खुद समझ जाएगी। चिंता मुझे इसकी नहीं, किसी और बात की हो रही है। किस बात की चिंता है आई? यही कि कल सौम्या ने वैभव को बचाने के लिए पुलिस वालों से झूठ बोला। आई, ये तो खुशी की बात है कि सौम्या वैभव के लिए। चिंता की बात यह है कि हम में से ये बात कोई भी नहीं जानता कि उस दिन 8 बजे से 9 बजे के बीच वैभव कहाँ था। आई, तू भी ना, अरे वो कहीं भी हो, एक बात तो तय है कि वैभव किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आई, तू बिल्कुल चिंता मत कर। वैसे भी तू उसे आरजू के पास लेके जा रही है, डरने की कोई बात नहीं है। आई, मैं खुद से रेडी हो गया, चले? आई, मैं अभी ऑफिस चलता हूं, बाय। बाय। आई, चले? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो।
सुनीता, ये वैभव की बिल्डिंग है। इसके आसपास के एरिया में सब लोग उसे जानते जरूर होंगे। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लोगों के साथ कैसा था, कौन उसे नापसंद करता था और वो किसे नापसंद करता था। सर, इसे पहचानते हो? जी मैडम, पहचानता हूँ इसको। अब यही कुछ 3 महीना पहले यहाँ पर लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा था इसको। आइसक्रीम खानी है कि नहीं? आइसक्रीम खानी है? यहाँ बैठो। आइसक्रीम खानी है तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ, कहीं नहीं जाना, ठीक है? यहीं बैठना। क्या है? क्या देख रहा है? चल जाए यहाँ से, अपना काम कर। एक काम करते हैं, हम दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, चलो। हाँ। कहाँ से आ जाते हैं? मैं साले तेरे को बोला ना यहाँ से जाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे को? पागल हो गया है क्या तू? जाने दो। साले की अभी पागलपंती दूर करता हूँ। जाने दो। बोला ना तुझे जाने को। अरे क्या कर रहा है भाई? क्यों मार रहा है मेरे भाई को? हाँ, अरे छोड़ो, नौटंकी छोड़ो करता इसको, है। जाने दो इसको, कम दिमाग है बेचारा। अरे कम दिमाग नहीं है, नियत खराब है इसकी। लड़की दिला दे इसको, वरना अपने साथ साथ तुम लोगों की भी बैंड बजा देगा, समझा? और दोबारा मिला ना तो छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। सर, मुझे लगता है लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश वैभव ने इस इंसिडेंट के बाद की होगी। दिमाग से बच्चा है, जो देखा होगा वो ट्राई करने की कोशिश की होगी। मुझे नहीं लगता सुनीता कि ये रीजन रहा होगा। हमें वैभव के बारे में और छानबीन करनी होगी, और उस कपल के बारे में भी जिसने वैभव के साथ यहाँ मारपीट की। वो जो लड़का लड़की आए थे उस दिन, कहाँ रहते पता है? सब लड़के का तो पता नहीं, पर वो लड़की यहीं आगे 4 बिल्डिंग छोड़ के जो टावर है ना, उसी में रहती है। राणे सर, इसके साथ जाओ, लड़की को लेके आओ। ओके सर। मैडम प्लीज मुझे जाने दो। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं इस पार्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हूँ तो उन्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन तब अगर तुम हमें सच सच बताओगी कि उस दिन इस पार्क में क्या हुआ था। सिर्फ उसी दिन नहीं मैडम, वो हमें रोज घूरता रहता था, और उस दिन वो हमें देख रहा था तो मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे जाने को कहा। वो गया ही नहीं तो उसने उसकी पिटाई कर दी, पर वो उस दिन की पिटाई के बाद भी नहीं माना। और एक दिन जब मेरा बॉयफ्रेंड लेट था तो मैं उसका वेट कर रही थी, तो वो पागल लड़का मेरे पास आया और पूछने लगा कि हम दोनों रोज ये क्या करते हैं। हाँ, उस दिन अपने वो लड़की के साथ क्या कर रही थी? तुम्हें क्या मतलब? मुझे भी करना है। छोड़ो। कहने लगा कि क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता है। मैं जब भी किसी को ये सब करते देखता हूँ तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है। पता नहीं, मेरा भी वही करने का मन करता है। सर, हमारे पास आराधना का स्टेटमेंट है जिसमें वैभव का हुलिया साफ साफ बताया हुआ है, और सर हमारे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी है जिससे साफ पता चलता है कि वैभव उस दिन उसी एरिया में थे जहाँ पे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। सर, उससे ये भी साबित होता है कि उसके पास एक मोटिव था कि वो लड़कियों के साथ संबंध बना सके और अपने आप को नॉर्मल फील कराए। सर, मुझे लगता है कि हमें वैभव के ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए। जाके वैभव की फैमिली से बात करते हैं। सर, हमारे पास सबूत है कि वैभव उस दिन घर पर नहीं बल्कि उस एरिया में था जहां पर उस मॉलेस्टेशन की कोशिश हुई। अब तुम ये बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? बोलो। सर, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैंने ये झूठ अपने भाई को बचाने के लिए बोला, क्योंकि वो बेचारा तो समझ भी नहीं सकता कि उस पर कोई कितना घिनौना इल्जाम लगा रहा है। सर, मेरा यकीन कीजिए, वैभव ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने कुछ नहीं किया सर। मैम, बेशक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है, पर मुझे आइडिया था
क्यों किस दौर से गुजर रहा है। मेरा यकीन मानिए, वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो इतना केपेबल है ही नहीं। वो तो बहुत मासूम है और शायद इसी मासूमियत में उसने उस लड़की से वो बात की होगी। सर देखिए, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बेटे के लिए आपकी जिम्मेदारी और प्यार हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आपका बेटा नॉर्मल नहीं है। हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। आप मुझसे मेरे बेटे को पागल खाने भेजने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चिंता मत करूं मैं। सर मैं आपसे कह रही हूँ, उसे वहाँ मत भेजिए, वहाँ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर और पागल बना देंगे। मैं कह रही हूँ उसने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ सच। इतने सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, उसे अरेस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। और आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि आप हमारी कार्रवाई के बीच में ना आए। सर मेरी बात सुनिए। सर मैडम मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए। इसने कुछ नहीं किया मैडम, मैं कह रही हूँ इसने कुछ नहीं किया। वैभव मानसिक रूप से बच्चा था, लेकिन शारीरिक रूप से बड़ा हो चुका था। उसे लड़का लड़की के बीच के रिश्ते को लेकर जिज्ञासा होने लगी थी, जो शायद उससे ऐसा करवा रही थी। ऊपरी तौर पर देखने से यही लग रहा था कि वैभव निर्दोष है, लेकिन कुछ बातें इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद ये सब वैभव नहीं किया हो। इसलिए पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा और अदालत ने उसे इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय भेज दिया। अगर वैभव निर्दोष था तो फिर अनुराधा उस पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही थी? आखिर क्या कनेक्शन था वैभव का और अनुराधा का? और अगर वैभव ने लड़कियों के साथ बदसलूकी नहीं की थी तो फिर वो आखिर कौन था? इन सभी सवालों के बीच एक ऐसी घटना अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा ना कि मेरा बेटा निर्दोष है। आप लोगों ने बेवजह उसके गलत केस बनाया और उसे पागल खाने भेज दिया। और वो आदमी खुलेआम घूम रहा है जिसने ये सब किया। और हमें पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। देखिए, हमारी आपसे आपके बेटे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ थे, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। और अभी भी ये साबित नहीं हुआ है कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। हो सकता है ये दो अलग अलग केस हो। मतलब आप लोग मेरे बेटे को अब भी नहीं छोड़ेंगे? ठीक है, मैं कोर्ट में जाऊंगी। मैं मेरे बेटे को घर वापस जरूर लाऊंगी। मैं मेरे बेटे को ऐसे परेशान करने नहीं दूंगी आप लोगों को। तुम्हारे साथ जो मोलेस्टेशन का हादसा हुआ था, जरा फिर से बताओगी, शुरू से आखिर तक? उस दिन मैं वापस घर आ रही थी। उसने मुझे पीछे से आके पकड़ लिया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मारपीट की मेरे साथ, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए उसने। पता नहीं मैं कैसे कैसे करके घर वापस आई। तुम अभी यकीन के साथ कह सकती हो कि वो वैभव ही था? जी सर, वो वही लड़का था। झूठ बोल रही हो तुम, और तुम्हारे इस झूठ की वजह से एक लड़की की जान चली गई। तुम्हारी बात पे भरोसा करके हमने वैभव को अरेस्ट किया और केस क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर एक लड़की के साथ जबरदस्ती हुई जिसमें उसकी जान चली गई। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी, वो वही लड़का था। सर आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे दुनिया में एक ही क्रिमिनल है और दुनिया की सारी लड़कियों को छेड़ने वाला और बदतमीजी करने वाला वो एक ही लड़का है। हमें नहीं पता क्राइम किसने किया था, लेकिन हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो उसी पागल लड़के ने किया है। सर मुझे लगता है इस केस की एक नहीं दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक ये कि आराधना हमसे झूठ बोल रही है कि वैभव ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, और दूसरी ये भी हो सकता है कि वैभव ने ही आराधना के साथ ज़बरदस्ती की हो और बाकी 6 लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने वाला कोई और हो। सुनीता, तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वैभव ही सीरियल मोलेस्टर हो, और चूंकि उसकी फैमिली उसको लेके इतनी प्रोटेक्टिव है, हो सकता है ये 7वां मोलेस्टेशन उन्होंने करवाया हो ताकि वैभव निर्दोष साबित हो जाए।
वैभव, कैसा है तू? वैभव, ठीक है? वैभव, देख तेरा दादा आया है, सौम्या तेरा इंतजार करिए घर पे। वैभव, वैभव, ठीक है? हाँ? क्या हालत बना दी है मेरे बच्चे की आपने। वैभव, आइए बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। जी तो ठीक है ना? हाँ, तो एकदम ठीक है। हाँ, कुछ नहीं हो। सर, वैभव के आसपास पड़ोस में पूछताछ की और सर वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसके घर पे 6 महीने पहले एक मेड काम करती थी और सर वैभव की वजह से उसकी फैमिली के साथ उसका बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ और सर फिर उसने काम छोड़ दिया। ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ था कि उसने काम छोड़ दिया? पता तो करना पड़ेगा। आप ही बताइए साहब, कौन ऐसे घटिया लोगों के घर में काम करेगा? घटिया लोग मतलब? मैं जब काम करती थी ना, तब कभी कभी मेरे मदद के लिए मेरी बेटी को भी साथ में लेकर जाती थी। पर वो येड़ा भाई वो कहने को तो पागल है साहब, पर था बहुत कमीना। एक दिन मेरी बेटी पर बुरी नजर से घूर के देख रहा है साहब, मैंने खुद देखा। सरिता, सरिता, ये लो। क्या है दीदी, पैसे? वो भी इतने? अभी तो मेरा पगार का टाइम भी नहीं हुआ है। ये तुम्हारी पगार नहीं है और मैं तुम्हें और दूंगी, बस तुम मेरी एक बात मान लो। ऐसी कौन सी बात है दीदी जिसके लिए आप मुझे इतना पैसा दे रहे हो? वो तुम्हारी बेटी है ना, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी बेटी की शादी मेरे वैभव के साथ कर लो। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात करते हुए? कैसी औरत है तू? मैंने तो मेरी बेटी बेचने की बात कर रही है। बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शादी की बात कर रही हूँ। देखो सरिता, वरना वो भी तुम्हारी तरह लोगों के जूठे बर्तन धोएगी। देख सरिता, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाए और मेरे बेटे का भी भला होगा। ये पैसे रख लो तुम, मैं कह रही हूँ ना, उसका बहुत भला होगा। अपनी बेटी की तरफ पागल समझेगा मेरे को? हाँ? ये पैसे की गर्मी ना अपने पास रख। मेरी बेटी को खरीदनी चली है, क्या समझते हैं खुद को? सुनीता, अब तक हम विजया को सिर्फ एक मजबूर माँ की तरह देख रहे थे, लेकिन वो मजबूरी नहीं बल्कि खुदगर्ज भी है, और इतनी खुदगर्ज कि उसे अपने बच्चे के सामने किसी और की कोई अहमियत नजर नहीं आती। सर मुझे लगता है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? चल पानी लेके आ, चल चल। मैं हूं ना बेटा, कुछ वैभव, डरो मत वैभव। ठीक है, देखता हूँ। सर ये देखिए, विजय के कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। इसमें एक नंबर मिला है जिस पे कई बार कॉल्स किए गए हैं और ये नंबर किसी आरजू के नाम से रजिस्टर किया गया है। और सर पिछले 4 महीने से आरजू के अकाउंट में विजय के अकाउंट से कई बार ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। कौन है कौन ये आरजू? सर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये एक प्रोस्टिट्यूट है। क्या? कहाँ रहती है? आरजू? जी साहब। जी सर, विजया मेरे अकाउंट में पैसे डालती थी और वो पैसे मेरी फीस थी उसके बेटे को खुश करने के लिए। साहब उसका बेटा दिमाग से तो बच्चा था लेकिन बाकी सब नॉर्मल था। दुनिया वाले क्या समझते, इसलिए वो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आती थी। सर एक दिन वैभव की माँ उसे मेरे पास लेकर आई। क्या है?
उसने मेरे सामने हाथ जोड़े, मेरे सामने गिड़गिड़ाई अपने बेटे की खुशी के लिए कि मैं उसके बेटे की ज़रूरत पूरी कर दूं, ताकि वो एड़ा बाहर जाके इधर उधर मुंह ना मारे। मैं तुम्हें जितने चाहिए होगा पैसे दूंगी, सब तुम्हारे मेरे बेटे पे दया करो, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ प्लीज। सर मैं उनके घर पर भी कई बार गई थी, लेकिन तब सिर्फ विजय और वैभव ही उनके घर पर हुआ करते थे। सर आरजू से मिलने के बाद तो ये कंफर्म हो गया कि आपकी छुरी एकदम सही थी। वैभव ही सीरियल मॉलिस्टर है। मेंटल असलम में रहने के बाद जो बाहर मॉलिस्टेशन का केस हुआ है, मुझे लगता है कि वो वैभव को बचाने के लिए किया होगा। सुनीता, लेकिन तब भी इन पे हाथ डालने से पहले हमें कई और सबूत इकट्ठा करने होंगे। एक काम करो, फैमिली मेंबर्स की सबकी लोकेशन निकालो, देखो दोनों क्राइम सीन्स पे उनमें से कौन कौन मौजूद था। तब तक विजया से पूछताछ करते हैं, देखते हैं आप कितना सच बोलती। एक माँ की दर्द को भगवान भी नहीं समझ सकता। कलेजा फटता है जब एक माँ के सामने उसके बेटे को पागल कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई ये क्यों नहीं समझता कि वो मानसिक तौर पर ना सही, लेकिन शारीरिक तौर पे वो बड़ा हो रहा है। मैं माँ हूं ना, मैं ये कैसे नहीं समझती। इसलिए मैंने सरिता से कहा कि उसकी बेटी की शादी मेरे वैभव के साथ करे। जब उसने मना कर दिया, अब मैं खुद अपने बेटे को आरजू के पास लेकर चली गई। और जब आपने देखा कि इतना सब करने के बावजूद आप उसे बचा नहीं सकती, तो आपने एक फेक क्राइम करने की कोशिश की, जिसमें एक मासूम लड़की की जान चली गई। सर उस बात से, उस लड़की की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे। मैंने जो किया था वो मैंने मान लिया। मान नहीं लिया, हमने साबित किया, और हम ये भी साबित कर देंगे कि ये सीरियल मॉलेस्टर आपका बेटा वैभव है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा बेटा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता सर। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे बेटे ने सर। वो बेचारा तो खुद का खाना मांगने तक के लिए किसी को फोर्स नहीं कर पाया। वो क्या किसी के साथ जबरदस्ती करेगा। आप लोगों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। मेरा यकीन मानिए, मेरा भाई बहुत इनोसेंट है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सर मैं मानता हूँ पार्क में जो भी हुआ वो सब सच था, पर सर मेरे भाई का दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है। उसके अंदर हर चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी रहती है, इसीलिए वो बच्चों की तरह हजार सवाल करता है। पर सर मेरा यकीन मानिए, वो किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सर ये देखिए, विजय, सौम्या, संजीव के फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से मॉलिस्टेशन केस वाले दिन जिस लड़की का खून हुआ था, वो तीनों दिन क्राइम सीन एरिया से काफ़ी दूर थे। उनके एरिया में एक फंक्शन था, वो तीनों वहीं थे उस दिन। सुनीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्राइम इन्होंने खुद ना किया हो, बल्कि किसी से करवाया हो। कुछ तो है जो इनसे रिलेटेड है, क्या वो अभी समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसे लड़के पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था जिसकी उम्र 18 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे का था। पुलिस की तहकीकात में उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन विक्टिम की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटनाएं जारी रही, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद वैभव ने सिर्फ आराधना के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन बाकी मामलों में वो दोषी नहीं था। पुलिस को कुलकर्णी परिवार पर भी शक था कि वैभव को छुड़वाने के लिए कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं थी। शहर में डर का माहौल था, घर वाले अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, और अगर वैभव वो नहीं था जो इन सारी घटनाओं के पीछे था, तो आखिर वो कौन था? किधर भाग रहा था? हाँ, किधर? पकड़ा इसे। नहीं था, बता दो सब, मारो मत सब। उन सारे लड़कियों के साथ सब मैंने सब जबरदस्ती करने की कोशिश की थी साहब। मतलब पिछले 1 महीने में तूने 7 लड़की। सर, एकता नगर, कांदीवली, ठाकुर विलेज, मालवानी, गोरेगांव गार्डन। गोरेगांव गार्डन? नहीं, गोरेगांव गार्डन तो मैं कभी गया ही नहीं साहब। सच बोल रहा हूँ साहब, मैं गोरेगांव गार्डन में कभी किसी को नहीं छेड़ा साहब। सुनीता, ये देख, ध्यान से देख इस फोटो को। ये वही लड़की है ना जिसके साथ तूने गोरेगांव गार्डन में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं साहब, आई शपथ बोलता हूँ साहब, नहीं सब। इसको तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं साहब। मैंने इसके साथ जबरदस्ती नहीं की साहब। सब 6 के बारे में मैंने माना ना साहब, 1 के बारे में मैं क्यों झूठ बोलूंगा साहब। मैं सही बोल रहा हूँ साहब।
संजीव, क्या बात है बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं आई, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। संजीव, मैं जानती हूँ वैभव की वजह से मैं तुझ पे और सोमिया पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है बेटा, तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भाई तू भी ना बेकार में परेशान हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। संजीव, आराधना का मॉलेस्टेशन इसने नहीं किया। इस टाइप के क्रिमिनल साइकोपैथ होते हैं, उन्हें सजा का डर नहीं होता, इसीलिए वो ऐसे घिनौने काम को अंजाम देता है। इसने 6 लड़कियों को छेड़ने की बात तो कबूल कर ली, साथ में से मना करके इसको कोई फायदा नहीं था। उस दिन के आराधना के कॉल डिटेल्स और लोकेशन के रिकॉर्ड्स निकालो। आराधना का केस शायद हमें गुमराह करने के लिए बनाया गया। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि आराधना ऐसा क्यों करना चाहती है। जिस लड़के ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है ना, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और उसे पहचानो। जी मैडम। ये है ना वो लड़का जिसने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी? नहीं सर, ये वो नहीं है, वो तो कोई पागल सा लड़का था। जरा ध्यान से देखो इसे, शायद पहचान जाओ। मैंने कहा ना सर, ये वो नहीं है। मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं। अच्छा, कभी देखा भी नहीं, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार इससे बात करती हो। ये इसके और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मैंने ये सब अपनी कजन सिस्टर रेणुका और संजीव के कहने पे किया था। तुमने जैसा बोला था ना, मैंने वो सब कर दिया। घेऊन या तिला। रेणुका, अब कुछ बोलना है? सर, मैं और रेणुका एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर, प्यार ही नहीं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर मेरे घर में मेरे पागल भाई के रहते ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। सर इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि वैभव पर इल्ज़ाम लगा के मैं उसे मेंटल असाइलम भेज दूं, क्योंकि मैं जानता था सर कि किसी और तरीके से हाई खुद से वैभव को दूर नहीं होने देती। मैं खुद भी भाई से दूर नहीं होना चाहता था। भाई ने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से हम सबको पाला पोसा था, पर वैभव भाई की कमजोरी बन गया था। वो ये हरगिज मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी सही जगह हमारे घर में नहीं बल्कि पागल खाना है। उसकी जगह तो पता नहीं, तू बहुत सही जगह जा रहा है, और जहां तू जा रहा है ना, वहां तेरा ये प्यार वार का भूत सब उतर जाएगा, और तेरे पास अपने किए पे पछतावा करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। समझा? क्यों ना? संजीव ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो हमेशा वैभव के सपोर्ट में रहता था। आई, मैं अभी ऑफिस चलता हूँ। बाय दादा। बाय। मुझे ये बात कैसे पता नहीं चली कि उसके दिल में वैभव के लिए इतनी नफरत है। शायद इसमें गलती मेरी है। मैं ही अपने बच्चों को नहीं आई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अगर इसमें किसी की गलती है तो वो मैं और संजीव भाऊ है, जो तुझे कभी समझ ही नहीं पाया आई, बल्कि इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहे। हम दिखने में तो बड़े हो गए आई, लेकिन हमारे दिल वही छोटे से, जो अपनी आई और अपने सगे भाऊ की तकलीफ ना समझ पाए। अरे तेरी कोई गलती नहीं है।
रघु को लड़कियों के साथ शारीरिक उत्पीड़न के केस में और संजय, आराधना और रेणुका को पुलिस को गुमराह करने और एक झूठा केस बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। बेशक कमजोर और विकलांग बच्चों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन उनकी देखभाल में दूसरे बच्चों की अनदेखी की जाए ये भी सही नहीं है। और यही गलती की विजया ने। वैभव के प्रति बेहद प्यार ने उसके अपने ही बच्चों को उसका दुश्मन बना दिया। माता पिता के प्यार पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस प्यार से अलग माता पिता की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने कमजोर बच्चे के प्रति अपने सामान्य बच्चों में संवेदना पैदा करें। और ये संवेदना सिर्फ परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जागृत करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।